अभी कुछ ही दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक बड़ा दुखद सा वीडियो वायरल हुआ। एक बंदी डांस करते करते संगीत के फंक्शन में कोलैप्स हुई और अरेस्ट हो गई। और अखबारों में भी आया कि साहब हार्ट अटैक हुआ है। ऐसी ही खबरें अक्सर आती रहती हैं कि बॉडी बिल्डर था, जिम जाते जाते अचानक कुछ हो गया उसे, या एक्सरसाइज करने के बाद हो गया, साइकिलिंग के बाद हो गया, डांस के बाद हो गया। और जब भी कभी ये खबरें आती हैं तो एक डिस्कशन शुरू हो जाता है। कुछ लोग सीधे विक्टिम को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, जिम जाता था तो स्टेरॉइड लेता होगा, स्टेरॉइड से तो हो ही जाता है ये, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली होगी। फिर एक दूसरा डिस्कशन शुरू हो जाता है कि नहीं साहब, ज़िंदगी में रखा ही क्या है और एक दिन तो सबको जाना ही है, तो जो मन में आए करो, या कि आज ही ज़िंदगी जी लो। और इस तरह के तमाम डिस्कशन निकलते रहते हैं। इसी में एक बात निकलती है कि हार्ट अटैक तो किसी को भी हो सकता है। फिर वो फूड वाले आ जाते हैं कि ये खाना शुरू कर दो, ये खाना छोड़ दो। तो हम एज अ डॉक्टर इस डिस्कशन में क्या कर सकते हैं? क्या हम कोई तरीका है जिससे इन सडन डेथ्स को पहले आइडेंटिफाई करके प्रिवेंट कर सकते हैं? इसी सब पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो एज अ डॉक्टर हम आपस में ये क्लियर कर लें कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये हार्ट अटैक नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम इनका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से या एथेरोस्क्लेरोसिस से भी कोई सीधा सीधा रिलेशन नहीं है। मोस्ट ऑफ दीज इवेंट्स आर कार्डियक अरेस्ट इवेंट्स, और ये कार्डियक अरेस्ट इवेंट्स हार्ट की इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम से हो रही हैं। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का पहले हम फर्क समझ लेते हैं। हार्ट अटैक का मतलब होता है कि जब भी हार्ट की नलियों में किसी तरह का चोक होता है और उसके कारण ब्लड सप्लाई रुक जाती है और उस हिस्से में इश्चीमिया होता है, दैट इज हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट इज समथिंग कि सडनली व्यक्ति का हार्ट काम करते करते रुक गया। एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है और एक प्लम्बिंग की प्रॉब्लम है। प्लम्बिंग की प्रॉब्लम कैसे कि हाँ, किसी नल में कचरा फंस गया तो टोटी में से पानी नहीं आ रहा है और उसके कारण आप नहा धो नहीं सकते। और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम ये कि जैसे घर में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी और सब कुछ 5 मिनट में खत्म हो गया। एग्जैक्टली यही फर्क है कार्डियक अरेस्ट में और हार्ट अटैक में। कार्डियक अरेस्ट अक्सर एरिथमिया इवेंट्स के कारण होते हैं, जब हार्ट की रिदम चलते चलते अचानक बिगड़ जाए कि हार्ट नॉर्मल बीट कर रहा था और अचानक फड़फड़ करने लग गया और थोड़ी देर में रुक गया। तो ये जो सडन इवेंट्स हो रही हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये हार्ट अटैक नहीं है। हार्ट अटैक में यूजुअली विक्टिम को समय मिलता है, वो बताता है, उसे तकलीफ होती है, उसे चेस्ट पेन होता है, वो अस्पताल पहुंच जाता है और बहुत सारे लोग बच जाते हैं। कार्डियक अरेस्ट में एक आध मिनट से ज़्यादा का मौका नहीं मिलता। ठीक है, जब अरेस्ट होता है तो हम सीपीआर करते हैं, उनमें से कुछ 2-5% लोगों को बचाया भी जा सकता है। पर फिर भी क्या हम इनको पहले से पहचान सकते हैं? क्या हम इन्हें पहले से प्रिवेंट कर सकते हैं? इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हम आज देखेंगे कुछ मौत के ईसीजी, कुछ ऐसे डरावने ईसीजी पैटर्न्स जिन्हें यदि हम पहले से पकड़ लें तो शायद किसी यंग व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। ये सारे वो ईसीजी हैं जो इन सडन कार्डियक डेथ्स को प्रिडिक्ट कर पाते हैं। ये हार्ट अटैक के ईसीजी नहीं, एमआई के ईसीजी नहीं है, ये कार्डियक अरेस्ट के प्रीकर्सर ईसीजीज हैं। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि किन व्यक्तियों के ये ईसीजी देखने हैं हमें। ये यंग कार्डियक डेथ्स हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? किस व्यक्ति का ईसीजी कराएं? ओपीडी में हर व्यक्ति आएगा, हर एक का तो ईसीजी हम नहीं करा सकते। तो एक तो वो लोग जिनकी फैमिली में कभी सडन कार्डियक डेथ हुई हो, कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। फर्स्ट डिग्री मतलब कि आपका सगा भाई बहन, माताजी पिताजी में कोई बहुत यंग एज में, अंडर 40s में यदि कार्डियक अरेस्ट से गया हो, तो ऐसे व्यक्तियों को आपको ईसीजी स्क्रीनिंग करनी है। दूसरी, यदि व्यक्ति को सिनकोप की हिस्ट्री रही हो। सिनकोप की हिस्ट्री मतलब कि कभी अचानक सडनली व्यक्ति गिर गया, चक्कर आया, बेहोश हो गया। ये सिनकोप यूजुअली वेसोवेगल सिनकोप से थोड़ा अलग होता है। वेसोवेगल सिनकोप में व्यक्ति को कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं कि प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग के कारण इंसान गिर जाता है, या कि उसे पहले से पता होता है कि थोड़ा सा चक्कर आया और फिर अंधकार आया और फिर गिरे। ये वाले जो सिनकपी हैं या सिनकोप हैं, ये अचानक आते हैं। ये सडनली बिना किसी वार्निंग के पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। तो यदि ऐसी किसी भी यंग पेशेंट को हिस्ट्री है तो हमें उसे ईसीजी स्क्रीनिंग करनी है। और किसे करनी है? यदि कोई यंग व्यक्ति जिम जाने के लिए प्लान कर रहा है तो प्रेफरेबली यदि एक ईसीजी उसका करके देख लिया जाए
तो बहुत अच्छा है। पहली बार जिम जाना शुरू करने वाला है तो एक ईसीजी करके देख लो। ऐसे यंग लोग जिन्हें पैल्पिटेशंस होते हैं, जिन्हें अक्सर धड़कन 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 होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम एंग्जाइटी होती है, पर कई बार आप कुछ ढूंढ सकते हो, कुछ पकड़ सकते हो। और इसके अलावा ऐसे लोग जो कहते हैं सर कभी कभी अचानक चेस्ट पेन होता है फिर ठीक हो जाता है, ऐसे व्यक्तियों का भी ईसीजी करके देख लेना चाहिए। अगेन, मोस्ट ऑफ द टाइम इनमें कुछ नहीं निकलेगा, पर यदि किसी में कुछ निकल गया तो यकीन मानो आप एक यंग इंसान की जान बचाओगे। तो कैसे स्क्रीन करना है, क्या ढूंढना है ईसीजी में? आप जब भी ईसीजी देखेंगे तो आपको अपने आप से 4 प्रश्न पूछने हैं। हमेशा याद रखिए, आंखें भी वही देखती हैं जो दिमाग सोच रहा होता है। तो आपको ये 4 पैटर्न ढूंढने हैं और फिर उसके हिसाब से सवाल पूछने हैं। क्या क्या 4 पैटर्न? कि क्या ईसीजी में डेल्टा वेव आ रही है, क्या क्यू वेव आ रही है, क्या एसटी सेगमेंट कुछ अनोखा दिख रहा है, कुछ अलग तरह का दिख रहा है, और क्या क्यूटी प्रोलॉन्ग्ड है। ये चारों एडवांस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको यदि बेसिक ईसीजी आता हो तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद ही ये ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएंगे। यदि आपको बेसिक ईसीजी का भी आइडिया नहीं है तो मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं बेसिक ईसीजी के, आप इसी चैनल पर ढूंढ सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछेंगे कि क्या कोई डेल्टा वेव दिख रही है। डेल्टा वेव क्या होती है दिखाता हूं आपको। कि नॉर्मल ईसीजी में ये पी क्यू आर एस टी कैसे होते हैं कि एक पी वेव आई, फिर थोड़ा सा रुका, फिर नॉर्मल सी एक छोटी सी क्यू वेव आई, और फिर आगे आर एस कॉम्प्लेक्स बना। यदि ये इतने हिस्से को बाईपास करके सडनली एक शॉर्टकट से पी वेव के बाद सीधे ही क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ऊपर चढ़ने लग जाए, जैसे कोई शॉर्टकट लेके जा रहा हो, जाना इसको चाहिए था कि ऐसा जाता और फिर चढ़ता, लेकिन उसकी बजाय अगर ये शॉर्टकट लेके जाने लग जाए तो ये डेल्टा वेव है। और ये डेल्टा वेव अगर पहले से दिख रही है आपको तो हो सकता है कि इस पेशेंट को WPW सिंड्रोम हो। और अगर WPW सिंड्रोम है और उसके साथ मान लो कोई एरिथमिया हो गया तो इस तरह का पिक्चर बनेगा। सडनली पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, पल्सलेस हो जाएगा, बीपी लेस हो जाएगा और जान जाने का खतरा उसे हो सकता है। और एक मजेदार बात कि इस वाले एएफ में अमियोडारोन उल्टा नुकसान कर सकती है। तो पहला पैटर्न आपने क्या ढूंढा? आपने ढूंढा कि उसके ईसीजी में कहीं डेल्टा वेव तो नहीं आ रही। दूसरा आप क्या ढूंढ रहे हैं कि क्या क्यू वेव है, और अगर है तो कैसी है। जैसे इस ईसीजी को हम देखते हैं, अब इसमें हमें क्यू वेव दिख रही है, छोटी सी मासूम सी नन्ही सी क्यू वेव दिख रही है। ऐसा लगता नहीं कि इसमें कोई डरने की बात है, पर यही ईसीजी ऐसा है जो कल को किसी की मौत का कारण बन सकता है। कैसे? समझाता हूं इस क्यू वेव से। देखो, ये नॉर्मल की क्यू वेव है, बहुत जरा सी छोटी सी थोड़ी सी गोल गोल सी, ये नॉर्मल क्यू वेव है। ये दोनों क्यू वेव पैथोलॉजिकल हैं, पर इनमें एक डिफरेंस है। पहले इसकी बात करते हैं जो हम कॉमनली क्यू वेव देखते हैं, इश्चीमिया वाली या पुराने एमआई वाली। ऐसी क्यू वेव हमेशा ब्रॉड होगी, डीप होगी, मोर देन 25% ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगी। फिर से बताता हूं, ब्रॉड होगी, डीप होगी, मोर देन 25% ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगी, और कम से कम 2 लीड में होगी। तो ये पैथोलॉजिकल क्यू वेव है, पर ये बता रही है कि पहले भी कभी एमआई हो चुका है। हम जिससे डर रहे हैं वो यंग पेशेंट में ये वाली क्यू वेव है, जैसे कोई बर्छी हो, जैसे कोई डैगर हो, जैसे कोई नुकीली सी छुरी हो। ये वाली क्यू वेव एकदम पतली सी, बहुत डीप अंदर जाती हुई, ये क्यू वेव रिस्की हो सकती है जान के लिए। कैसे? ये बताती है एक ऐसी बीमारी को जिसे हम कहते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, यानी कि HCM। HCM का मतलब होता है कि आपका नॉर्मल हार्ट है, नॉर्मल हार्ट की मसल्स का नॉर्मल साइज है। HCM में यही नॉर्मल हार्ट की मसल खूब मोटी हो जाती है और रिस्क पे रहती है कि एरिथमियाज हो जाएं या सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाए। इन पेशेंट्स को कई बार नॉन सस्टेन्ड या सस्टेन्ड वीटीज होते हैं और ये अरेस्ट कर जाते हैं। तो यदि आप उस क्यू वेव को पहचान पाएं, डैगर जैसी नुकीली लंबी क्यू वेव, अब इस ईसीजी को ध्यान से देखें। यहां देखिए, ये ये क्यू वेव्स आपको जो लेटरल साइड में दिख रही हैं, ये देखिए, ये बता सकती हैं कि शायद पेशेंट को HCM हो। ये पेशेंट को आप इको कराएंगे तो आपको दिख जाएगा, इसका बढ़ा हुआ हार्ट आपको पहचान में आ जाएगा और आप इसको आगे ट्रीट कर पाएंगे। तो पहले आपने डेल्टा वेव खोजी,
फिर आपने क्यू वेव खोजी। तीसरा आप क्या देखेंगे कि पेशेंट का एसटी सेगमेंट कैसा दिख रहा है, स्पेशली V1, V2, V3 की ओर। यदि एसटी सेगमेंट इस तरह का दिख रहा है, अब इसमें ऐसा कुछ अनोखा तो नहीं समझ में आ रहा, फिर भी इसको यदि हम ध्यान से देखें तो ये एसटी सेगमेंट एक टिपिकल पैटर्न के साथ है। इसे हम कोविंग कहते हैं। ईसीजी में आपको हमेशा पैटर्न रिकॉग्निशन करना है। मैं आपको बहुत स्पेसिफिक्स नहीं बता रहा कि ये इतने एमएम की है और वो उतने एमएम की है। आपको सिर्फ बार बार ईसीजीज देख के पैटर्न रिकॉग्निशन सीखना है। जब मैंने ये जो चीज़ें पढ़ाई हैं, आप नेट पे जाके इन नामों के और ईसीजी देखेंगे, जैसे आप एचसीएम के, डेल्टा वेव्स के, डब्ल्यूपीडब्ल्यू के या ब्रुगाडा के और ईसीजी ढूंढेंगे तो आपको ये चित्र बार बार देखने को मिलेंगे, और जब असली सामने आएगा तो आप उसे पहचान पाएंगे। कभी भी सामने ईसीजी आता है तो आप ऐसा नहीं करते कि आप उसको नाप के देख रहे हैं कि 0.12 से ज़्यादा है कि नहीं, आपको पैटर्न पहचानना है। तो ये कैसा है? ये एक अजीब सा पैटर्न है, कोविंग कहते हैं हम इसे। यदि कोविंग जैसा एसटी सेगमेंट दिख रहा है आपको तो डरें कि ये शायद ब्रुगाडा हो सकता है। इस व्यक्ति का आप इको भी करवा लोगे तो उसमें कुछ नहीं निकलेगा। नॉर्मल स्ट्रक्चर्ड हार्ट के साथ कभी कभी किसी को ये पैटर्न होता है। क्यों होता है मैं हम नहीं पढ़ेंगे, पर हाँ, इस व्यक्ति को भी जान का खतरा है। ये ब्रुगाडा का एक टाइप हुआ। और दूसरा ब्रुगाडा का टाइप है कि सैडल जैसा पैटर्न बनता है। सैडल मतलब कि जैसे ऊंट पे बैठने की एक, क्या कहते हैं अपन, काठी कहते हैं ना, घोड़े पे या ऊंट पे बैठने वाली, उस काठी के जैसा पैटर्न बनता है। इसको हम कहते हैं सैडल। और सैडल वाला एसटी सेगमेंट, यदि सैडल जैसा एसटी सेगमेंट है या कोविंग जैसा अजीब सा एसटी सेगमेंट है तो ये पेशेंट्स अगेन जान के खतरे पे होते हैं। तो पहला हमने ढूंढा डेल्टा वेव, दूसरा हमने ढूंढा क्यू वेव, तीसरा हमने ढूंढा एसटी सेगमेंट का ये टिपिकल पैटर्न, और चौथा और आखिरी पैटर्न हमें देखना है कि पेशेंट का क्यूटी कैसा है। क्यूटी मतलब ये क्यूआरएस से लेके और टी वेव तक की दूरी कैसी है। अब आम तौर पे ये हमेशा मिस हो जाता है, या तो हम नंबर को स्पेसिफिकली देखें, अदरवाइज नॉर्मली आप किसी भी व्यक्ति को ये ईसीजी दिखाओ तो वो उसे नॉर्मल कह के छोड़ देगा। आपको फोकस क्या करना है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव के बीच की दूरी कैसी है, कितनी है। मैं अगेन कोई मेजरमेंट नहीं कह रहा कि ये 470 मिलीसेकंड होनी चाहिए और 500 से ज़्यादा है तो ये रिस्क होना चाहिए, और मेल में इतना और फीमेल में इतना। आपको अपनी आईबॉल से मेजर करना है, अपनी आंखों से मेजर करना है। मैं आपको पुराने ईसीजी दिखाऊंगा तो आपको ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की दूरियाँ छोटी छोटी दिखेंगी। इसमें आप देखें तो क्यू से लेके टी तक की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें हम देखने जाएंगे तो आपको ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी की दूरी काफ़ी बड़ी दिखाई देगी। दिस इज प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी। और ध्यान से देखें, जैसे ये नॉर्मल क्यूटी है, क्यू से लेके टी तक की दूरी, लेकिन ये प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी है। तो आपको लगेगा कि यार टी वेव आई और उसके तुरंत बाद पी वेव आ गई। नॉर्मली टी वेव को क्यूआरएस के जस्ट बाद यहां लगा होना चाहिए था, और यहां क्या हुआ कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हुआ, उसके बहुत देर बाद टी वेव आई और टी खत्म होते होते पी दोबारा शुरू हो गई। फिर से कोई मेजरमेंट नहीं बता रहा हूं, आई बॉल से असेस करना सीखो। ये प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी है। अगर प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी किसी को मिल रहा है, कई बार साइकियाट्रिक पेशेंट्स को कुछ दवाइयाँ चल रही होती हैं उससे हो जाता है, कई बार सर्दी की कुछ दवाइयों के कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जिनसे कि क्यूटी प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। कई ड्रग्स से क्यूटी प्रोलॉन्ग्ड होता है और कुछ लोगों का जन्मजात क्यूटी प्रोलॉन्ग्ड होता है। तो यदि क्यूटी प्रोलॉन्ग्ड है तो ऐसे व्यक्तियों को एक बड़ा खतरनाक किस्म का वीटी होने का रिस्क होता है, जिसे हम कहते हैं टोर्सैट्स डी पॉइंटिस। ये वीटी यदि हो जाए तो अगेन जानलेवा हो जाता है। इन व्यक्तियों को भी पहले से पहचानने की और ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। तो एक बार फिर से याद करते हैं क्या क्या प्रश्न हमने अपने आप से पूछे। हमने पूछा कि क्या कहीं कोई डेल्टा वेव है, क्या कहीं कोई क्यू वेव है, एसटी कैसा दिख रहा है, कुछ सैडल जैसा या कोविंग जैसा पैटर्न तो नहीं है, और क्या क्यूटी प्रोलॉन्ग्ड है। सर आपने ये तो बताया नहीं कि इसमें ट्रीट क्या करना है। इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, चारों ही चीज़ों का ट्रीटमेंट एकदम आसान है। हमें इन चारों मरीजों को कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर करना है, वो देखेगा। हमारा काम, यदि हमने पैटर्न भी आइडेंटिफाई कर लिया, हमने सिर्फ शक भी कर लिया, तो यकीन मानो कि आपने जान बचा दी है। ये चीज़ें ऐसी नहीं कि जिनमें तुरंत अभी हाल कुछ नहीं होने वाला है। आप इस व्यक्ति को भेजोगे कार्डियोलॉजिस्ट के पास, वो प्रॉपरली उसको इन्वेस्टिगेट करेगा और ट्रीट करेगा।
आपका काम एज एन ओपीडी प्रैक्टिशनर या एज अ ड्यूटी डॉक्टर या एज अ वार्ड डॉक्टर सिर्फ पैटर्न्स को पहचानना है और उन्हें सही जगह तक पहुंचाना है, ताकि सोशल मीडिया में ऐसी खबरें ना बने, ताकि बहुत सारे यंग लोगों को अपनी जान लगवानी पड़े। यदि ये लेक्चर अच्छा लगा हो और आप मुझसे कुछ और पढ़ना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपसे फिर मिलेंगे।